नाम संजू अवस्थी, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नेवर गिव अप एकेडमी। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर मॉडल पेपर बना दीजिए, हिंदी का मॉडल पेपर बना दीजिए। काफी लोगों ने मुझसे फोन भी किया, मेरे दोस्तों ने, और काफी लोगों ने कमेंट भी किया। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो कि 2022 सन का है। कौन से सन का है? 2022 सन का है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी तैयारी बिल्कुल कर ली है, जिसमें आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं, मतलब डट के पढ़ना है, एकदम एकदम जी जान लगा देना है। तो देख लो भैया, ऐसा मॉडल पेपर आएगा। ठीक, देख लेते हैं। तो भैया, जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वीडियो में भी पढ़ाया कि पद और गद्य से 5-5 मल्टीपल आते हैं, जिनसे मैंने बताया भी था कि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देख लीजिए, देखिए 5 मल्टीपल आएंगे पद्य में, यानी गद्य में, जिसको बोलते हैं गद्य में। देखिए पहला जो आपका पार्ट होगा, टोटल 14 क्वेश्चन आने, पहला पार्ट होगा। तो उसमें देख लीजिए कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। ठीक, तो उसमें 5 जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 मल्टीपल होंगे। कितने मल्टीपल होंगे? 5 मल्टीपल होंगे। इतनी बात को पहले क्लियर कर दूं कि पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें 5 मल्टीपल होंगे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन चालू हो जाएगा। और जो ये पहले क्वेश्चन के 5 मल्टीपल होंगे, ये किस उससे होंगे, किस सब्जेक्ट से होंगे? ये गद्य से होंगे, यानी हिंदी में गद्य और पद्य होते हैं। मैंने आपको बताया भी था, संस्कृत होती फिर व्याकरण आती। तो गद्य से होंगे 5 मल्टीपल। तो देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सेट किया, कोई जरूरी नहीं यही आए, फिर भी जैसे कलम का सिपाही जीवन विधा के लेखक है। कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं। तो इसमें से जो होगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको वो टिक करना है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? सारी बातें क्लियर हो रही है? ठीक है, अभी सब क्लियर कर देंगे, एकदम परेशान ना होना, सब एकदम आज एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या आएगा हिंदी के पेपर में। ठीक, ऐसे ये 5 होंगे। जैसे परीक्षा गुरु के लेखक हैं, आपके 4 ऑप्शन है, जो आपको सही लगे उसको आपको टिक करना है, वही लिख देना है। ठीक, फिर चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार है। चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार है, तो जो भी हो आप उसको टिक करेंगे। फिर अगला है राग दरबारी की रचना विधा है। मैंने सारे जो है बताए हैं, मैंने आपको बताया भी था कि इसी टाइप से बनते हैं कि वो किसकी रचना है, और विधा मैंने सारी रचनाएं भी लिखाई थी। ठीक है, तो राग दरबारी की रचना विधा है, तो क्या है? कविता है, निबंध है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, जितना आप बेटर वो करेंगे तैयारी, उतना आप इसको बढ़िया से कर पाएंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही। उसके बाद ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो पंडित प्रताप नारायण मित्र। इसके ऑप्शन है बालकृष्ण गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक भैया, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं, मैंने बताया ना कि पहले जो 5 मल्टीपल होंगे वो गद्य के होंगे। अब पद्य की बात कर लेते हैं। पद्य यानी काव्य, इस बात को क्लियर रखेंगे कि गद्य माने मैंने बताया ना जो पहला पार्ट होता है, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो पद्य यानी काव्य से होंगे। ठीक, काव्य का मतलब इसमें कविताएं होती, मैंने आपको सब बताया है पूरी बातें। आप लोगों ने अगर नहीं वो वाला वीडियो देखा है तो आप जा सकते हैं और उस पर सर्च करें हमारी एकेडमी, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, और इसमें भी 5 मल्टीपल आएंगे काव्य से। तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, पहला मल्टीपल है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास मैंने आपको बताया, तो इसके हैं स्कंदगुप्त, गोदान, चिंतामणि, अशोक के फूल, ये सब रचनाएं। तो इसमें जो उपन्यास हो आप उसको टिक करेंगे। ठीक, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि कोई पुरस्कार होता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो अब बता रहे हैं ये पुरस्कार किस व्यक्ति को नहीं मिला, यानी यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो इसमें जिसको ना मिला उसको टिक कर देंगे। ठीक, उसके बाद है कि दीप जले शंख बजे, यानी दीप जले शंख बजे। तो ये जो विधा है, तो ये कौन सी विधा है? रेखा चित्र है, या संस्मरण है, या ललित निबंध है, या उपन्यास है? तो आप इसको पढ़िए और जो इसमें सही हो आप उसको टिक करें। ठीक, फिर ऐसा ही अगला है चौथा, मैंने बताया ना 5 होंगे। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ये देखिए गलत थोड़ा हो गया है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो ये रीति मुक्त मैंने आपको बताया था, तो घनानंद बिहारी भूषण। ठीक, तो जो भी है आप इसमें टिक कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, आप कहिए यही आएंगे तो ये भाई गलत बात है। ठीक है, हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, हमने तो पेपर सेट नहीं किया। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, 5 ही आएंगे, ये बात पूरी पक्की है। और 5 आएंगे गद्य से, 5 काव्य से आएंगे। अगला देख लेते हैं कि हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य, तो श्री रामचरितमानस, या पद्मावत, या प्रिय प्रवास, या पृथ्वीराज रासो। तो जो भी आपको करेक्ट लग रहा हो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 14 क्वेश्चन आने हैं, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए। कौन कौन से 2 क्वेश्चन? 5-5 मल्टीपल आने, गद्य में 5 मल्टीपल आने और काव्य में 5 मल्टीपल आने, और सारे एक एक नंबर के होंगे, यानी कि भैया टोटल 10 नंबर का मैंने आपको बता दिया है, और 10 नंबर का ये भी है, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये भैया गद्य का, जैसा मैंने आपको बताया, पहले गद्य फिर उसके बाद पद जाता है। ठीक है, तो पहले गद्य, तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपको गद्य से गद्यांश लिया जाएगा, तो आपको 2 गद्यांश लिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको एक करना होगा। यदि आप देख सकते हैं, आप अथवा में आपको यानी कि 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश ये है और एक ये। ठीक है, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन एक गद्यांश के 5 क्वेश्चनों को आपको करना है, और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 10 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक, जैसे कि लिखा है राष्ट्र का तीसरा डैश 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 समझना चाहिए। यहाँ पे हालांकि हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे पूरा हम लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे देंगे, आप परेशान ना हो, यहाँ पे आपको दिखेगा। और आप जब बोर्ड में कॉपी देखेंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें पूरा विस्तार से दिया होगा। और अब इसमें पहला क्वेश्चन, जैसे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। मैंने आपको बताया भी था कि जो जो पाठ आपके इस बार उसमें है, कोर्स में है, उनको आप उनके लेखक और एक्चुअली उनका नाम तो याद ही कर लें कम से कम, यानी पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम तो याद ही कर लें। जैसे गद्य के जो आ रहे हैं चैप्टर और जो पद्य से आ रहे हैं यानी काव्य से आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर कर लेते हैं। तो ये अगर आपने हर चैप्टर के पाठ और उसके लेखक का नाम पढ़ा है तो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, इसमें सब में सेम नहीं होता। उसके बाद रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। इस बात को थोड़ा गौर से समझिए कि यहाँ पे रेखांकित लिखा है, लेकिन यहाँ पे रेखा अंकित कुछ नहीं। रेखांकित का मतलब जैसे होता है, जैसे मान लीजिए लिखा जाए कि हम घर जा रहे थे। अब भैया जितने में रेखांकित है बस उसी की व्याख्या करनी, यानी घर जा रहे थे, यानी अपने घर से चले फिर घर को जा रहे थे। आप इस बात को थोड़ा इसीलिए व्यवस्थित से समझा रहा है, व्यवस्थित ढंग से जिसमें आप समझ सके। तो रेखांकित का मतलब है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बताया जा रहा है उतना ही करना है। ठीक, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो आप उसको व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन एज अ डेमो आप इसको मॉडल पेपर की तरह ली, ऐसा ना ले कि एक्सप्लेनेशन, वरना समझाने बैठेंगे तो 1 घंटे की वीडियो यही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जल के साथ ही और किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये भैया आपको इसमें पैराग्राफ में से ढूंढ के इसका आंसर लिखना होगा कि किसका भैया महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक, यानी राष्ट्र के जो उसकी प्रगति होती है तो उसमें किसका जो है मेन महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक, राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए? राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए? तो आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो जो भी इसका आंसर हो आप उसको लिखेंगे। ठीक, और मैंने आपको बताया कि इसमें चॉइस भी आपको दी जाएगी, यानी अथवा में जैसे मान लीजिए हमको नहीं आता तो हम ये वाला कर लेंगे, भैया कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो पढ़ ले। ये नहीं आता अब ये करेंगे, इसमें देख लेते हैं कैसे क्या आएगा। तो ये भी एक ऐसे गद्यांश है, जैसे मैंने बताया ना गद्यांश है, जो कुछ भी बात नहीं है, जो कुछ भी डैश डैश डैश, इसके बीच का मटेरियल आपको पेपर में मिलेगा, और जब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या कराएंगे तो उसमें भी आपको पूरा लिख के देंगे। तो जो कुछ भी डैश 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 बात नहीं है। ठीक, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। मैंने आपको जैसा कि बताया पहले भी, यहाँ पे भी बताया, फिर से बता दे रहा हूँ कि आप पाठ और लेखक का नाम कम से कम इतना तो पढ़ ही ले। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो सब में देंगे, तो इसके आपके 2 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। 5-10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, वो भी हम याद करवा देंगे, आप परेशान ना हो। ठीक, तो इसमें गद्यांश के पाठ यानी जिस पाठ से लिया गया हो पैराग्राफ और उसके जो लेखक हो आप वो लिख दीजिए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी देख लीजिए, इसमें भी अंश की व्याख्या कह रहा था, इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा था, तो ये भी सिंपल सा, इसमें भी व्याख्या आपको करनी, लेकिन जो जिसपे रेखा अंकित तो मैंने आपको बताया भी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मतलब जितने में रेखा की गई है बस वही करो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ वहां, मतलब वहां कॉपी भरने से मतलब नहीं, उतना ही करो जितना आता हो, ज्ञाता ना करो, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर महर्षि अरविंद ने क्या कहा था, तो इस पैराग्राफ के अंतर्गत जो बताया गया हो उनके द्वारा आप उसको लिख देंगे और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे कि 2 नंबर में कथा ना लिख के आए, कम से कम 4 लाइनें बस, बहुत मतलब मैक्सिमम आप 4 लाइन में आंसर लिख सकते हैं बस, दैट्स इट। कॉपी ना भरने लगना कि ज्यादा लिख दें ज्यादा मिल जाएगा, राशन थोड़ा ना है कि जितनी ज्यादा यूनिट उतने ज्यादा किलो राशन। हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है,
हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। अगला है कि अस्तित्व और तदात्म शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अस्तित्व का जो अर्थ होता हो, तदात्म का जो अर्थ होता है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। एक बात और क्लियर, ये नहीं कि इसका आंसर एक आता है, इसमें एक लिख दिया, दूसरा इसमें लिख दिया। ऐसा करोगे काट के क्या मिलेगा बाबू? अंडा। क्या मिलेगा? अंडा। तो भैया इसी का करो या तो इसी करो, मतलब रिश्तेदारी एक जगह चलाओ। ये नहीं कि वहां चल दिए तो वहां के और यहाँ चल दिए तो यहाँ के। बात समझ गए होगे सब लोग? भैया होशियार हो, 12 में आ गए हो, 12वें में आ गए हो, 12th में आ गए हो। ठीक है, अब इसको रख कर लेते हैं। तो ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया कि 14 क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 14 क्वेश्चन का पेपर आएगा, हल्के मत लेना। कटा है लेकिन जो आएगा वो तो पूरा आएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, ठीक है, ना देखा हो तो उसको जो है स्किप करके देख लेना। चौथा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको गद्यांश अभी बताया ना कि गद्यांश का एक पैरा आता है, उसमें भी चॉइस आती है कि आप एक तो ना आता दूसरा कर लो, सब में 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा इसमें सेम प्रोसीजर होता है। 2 आपको देखिए दिए गए हैं ये पैराग्राफ, उसमें से आपको जो है 5-5 क्वेश्चन दिए गए और आपको वो सारे करने पड़ेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं पहला पैराग्राफ क्या है। इसमें कविताओं का अंश यानी काव्यांश यानी पद्यांश, काव्य और पद्य एक ही होता है। मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में अपने बताया था, क्या बताया था कि पद्यांश और काव्यांश में कभी कंफ्यूज नहीं होते, एक ही चीज होती है। ठीक, तो भैया इसमें कविता होती, मैंने आपको बताया, तो एक कविता का अंश लिया गया है यानी पद्यांश दिया गया है कि कहते आते थे यह सभी नरदेही, और सबसे लास्ट में डैश डैश करके रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। ये भैया रामायण से लिया गया है। ठीक है, तो जिसमें रेखा है उसकी व्याख्या करनी है और बाकी जो भी क्वेश्चन आपके सामने अभी सब समझा दे रहा हूं। उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते हैं? उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार आजकल लोग क्या कहते हैं? तो उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते हैं, इसमें जो भी आंसर आपको वो लिखना पड़ेगा, यानी इसमें से ही होगा। क्या होगा? इसमें से ही होगा। ठीक, उसके बाद इस पंक्तियों में कैकेयी को किस बात का पछतावा है? तो कैकेयी माँ को किस बात का पछतावा था कि उन्होंने राम जी के लिए वनवास मांगा था 14 वर्ष का। भैया ये तो बच्चों की बातें हैं, गली गली में बच्चे पूछ लो। भैया भारत में रहते हो, रामायण का इतिहास नहीं पता? अब तो पिक्चरें बन रही है, पिक्चरें देखो, ज्ञान अर्जित करो। है तुम बच्चों का खेल है, फिर भी नहीं नंबर ला पाते हो। तो भैया इन पंक्तियों में कैकेयी माँ को किस बात का पछतावा हो रहा है? वो इस बात का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने राम जी के लिए, श्री राम जो हमारे भगवान है उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, इस बात का पछतावा हो रहा है। ठीक, उपर्युक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो भैया करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। करुण का मतलब क्या? दुख। उसका रति भाव जो होता है वो दुख होता है। ठीक, तो इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ। इसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप लोग एकदम व्यवस्थित ढंग से लिख के आए, वहां ना लिख देना दुख, वहां करुणा बाबू, मतलब थोड़ा एक जैसे लिखा जाता है शुद्ध हिंदी में लिख के आना। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, इसमें जो आपको अर्थ लग रहा हो आपके हिसाब से वो आप इसमें अर्थ लिख सकते हैं। और मैंने बताया 2 नंबर के हैं तो मार काफी न भर आना, कि मतलब शुरुआत में आधी काफी भर डाली। ठीक, अगला है कि कविता के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि सारे पाठ उठा लो, सारे लेखक उठा लो, एक बार में रट डालो। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा लगेंगे, आपके 2 नंबर पक्के किसी भी चैप्टर का हो। अब कविता के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। कविता का शीर्षक लिख दो, यानी कि चैप्टर से लिया गया, उसका शीर्षक, उसका टॉपिक क्या है ऐसे समझिए। और कवि का नाम लिखिए। कवि मतलब क्या? इसमें कवि है, गद्यांश में क्या होते हैं? लेखक हो जाते हैं। ठीक, तो भैया कवि का नाम मतलब जिन्होंने कविता को रचा हो या जो भी हो। ठीक, इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही ये दूसरा पैराग्राफ मैंने आपको बताया कि चॉइस जरूर मिलेगी आपको। एक ना आता हो तो दूसरा देख लो, वो भी ना आता हो तो जो सही लग रहा हो वो कर लो, मत छोड़ के मत आना। ये नहीं कह दो सर जी दोनों नहीं आते थे, ऐसा नहीं भैया। अब जब कुछ ही नहीं आता तो भाई जो आता है करो फिर जैसे तैसे। ठीक है, छोड़ के नहीं आना। तो यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश डैश 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 श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उनकी जीत। ये दूसरा आपका पैराग्राफ मेरे हिसाब से ये काफी सरल है। इसमें अगर आपको नहीं भी आता तो बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब जानी मानी बातें हैं, मतलब बच्चा जानता। और इसमें ये कुछ समझ में भी नहीं आएगा आपको, पहली बार देखेंगे बोर्ड में, वहां पे वैसे डिस्टर्ब होता है। ठीक, इसमें भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप से, आपको वो सारे करने पड़ेंगे। इसमें पूछ लेंगे कि पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, या कविता के शीर्षक और लेखक का नाम बताओ,
इस टाइप से, ठीक। और ये भी एक काव्यांश, इस बात को हमेशा याद रखें कि काव्यांश होगा यानी कविता उसका अंश होगा। इस बात को समझ में आ गई। यानी 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, और ये भी 5 दूनी 10, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आने यानी 10 नंबर, यानी ये भी 10 नंबर, और गद्यांश में भी 10 नंबर, यानी टोटल 20 नंबर के आपके क्या आएंगे, पैराग्राफ्स आएंगे, यानी व्याख्या आएंगी। क्या आएंगी, व्याख्या, यानी 20 नंबर की व्याख्या, 10 नंबर की गद्य से, और 10 नंबर की भैया पद्य से यानी काव्य से। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक। और क्या आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा, 10 नंबर के बहुविकल्पीय आएंगे। मैंने सबसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में बताया कि 10 नंबर के बहुविकल्पीय आएंगे। अब इसमें 10 नंबर का विभाजन कैसे किया है बोर्ड वालों ने, 5 नंबर का गद्य से, बाबू 5 नंबर का गद्य से आएगा, ठीक, और 5 नंबर का पद्य से आएगा। इतनी बातें क्लियर है। टोटल अपना कितना नंबर हो गया, 20 10 30 नंबर का हो गया। अब आगे बढ़ते, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 14 क्वेश्चन आने, इस बात को हमेशा दिमाग में बनाकर रखना है कि भैया 14 क्वेश्चन करके आने पड़ेंगे। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिया, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है, जल्दी से। निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहली बात तो इस बात को थोड़ा गौर से समझ लें कि भैया मैंने आपको बताया कि गद्य और पद्य 2 होते हैं खंड हिंदी के, हमारी सामान्य हिंदी के। तो भैया पहला ये हमारा लिया गया है, किससे लिया गया है, गद्य से लिया गया। कैसे पहचान लोगे, साहित्य, मैंने बताया था साहित्य किसमें होता है, गद्य में होता है, कविताएं किसमें होती है, पद्य में होता है। सब बिल्कुल बेसिक क्लियर किया था पहले वीडियो में, नहीं देखा है वहां पे जाओ उसको देखो, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, इसे समझाया है। तो साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक। अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि भैया जितना पूछा जाए उतना ही करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। 14 क्वेश्चन आने, कोई भी छूट गया उसके नंबर कट जाएंगे, भले ही आपको आता हो तो उतना ही करो जितना जिसके आपको नंबर मिलने हैं। यानी यहाँ पे लिखा भी है, बोर्ड ने भी बता दिया है कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 80 से ज्यादा आपको शब्द नहीं लिखने, यानी मान के चलिए 1 से 1.5 पन्ने बहुत हो गया, 80 शब्द बल्कि एक ही पन्ने में आ जाएगा। अगर आपकी राइटिंग छोटी से बड़ा भी लिखते हैं तो 1.5 पन्ना बहुत हो गया, एवरेज हो गया। अब ज्यादा लिखेंगे तो एग्जाम में कहेगा अजीब इंसान, मतलब इतना ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं, ठीक। तो इसमें आपको 3 चॉइसेस दी जाएंगी, यानी गद्य के कुछ लेखक हैं तो इनकी रचनाएं लिखनी है और इनका साहित्यिक परिचय लिखना है। अब देखिए साहित्यिक परिचय जैसे आपको नहीं दिया तो आप बना सकते हैं कि इनके साहित्य में रुचि थी, या इनको साहित्य में रुचि थी, इनको ये पुरस्कार मिले थे, थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आ जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, और इसको बना के भी लिख सकते। और इनकी कुछ रचनाएं मैंने बताया भी आपको कि लेखक का नाम, पाठ का नाम, रचनाएं, ये सब तो आपको पता ही होनी चाहिए कम से कम 2 से, तो मैंने बताई अपने वीडियो में भी मैंने बताया, अगर आप उसको भी देख लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, उन्हें इसलिए पढ़ लेते हैं, तब भी आपका काम बन जाएगा इससे, ठीक। तो 3 है, इसमें आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं लिखनी है। अब सर कहेंगे रचनाएं कितनी लिखनी, कम से कम 4 तो लिखनी पड़ेंगी, 4 लिखनी पड़ेंगी। क्यों लिखनी पड़ेंगी, 2 नंबर की, कम से कम 1 नंबर में 2 रचनाएं तो लिखी दो मेरे भाई, ठीक। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और क्या लिखना है भैया, रचनाएं लिखनी है। और साहित्यिक परिचय के आपको 3 नंबर मिलेंगे और रचनाओं के आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर, ठीक। आप कह रहे हैं देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। एक कवि, अब देखो कवि का मतलब क्या, काव्य, काव्य पद्य यानी, तो इसमें काव्य के लिए पूछेंगे तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों में से आपको किसी एक का लिखना है। क्या करना है, देखो लिखा भी एक कवि का, एक का साहित्यिक परिचय या एक कवि का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां। अब देखो कृतियां, यहाँ पे रचनाएं थी, रचनाएं यानी कि जो है गद्य से हो गई, और कृतियां का मतलब क्या, पद्य से, ठीक। यानी इस बात को क्लियर आपको रखना है कि काव्य और पद्य, काव्य और गद्य अलग अलग होते हैं, यानी गद्य और पद्य अलग अलग होते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं, अब ये नहीं कि 10th में जो पढ़ी थी वो नहीं लिख सकते भैया, रचनाएं तो जयशंकर प्रसाद की है, कोई जरूरी नहीं जो आपके 12th में जीवनी में लिखे हो वही लिखे, आपको बस आती हो महादेवी वर्मा की जो भी रचनाएं हो आप वो लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, क्लियर हो ना आराम से कॉन्सेप्ट,
जहां पे ना क्लियर हो आप कमेंट करिए, दोबारा वीडियो बन जाएगा, बट ये आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारा छठा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया बार बार कि 7 क्वेश्चन, आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपको 5 नंबर इतने के मिल जाएंगे। ठीक, 5 नंबर इतने के मिल जाएंगे, 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, गद्य में मिल जाएंगे, और 5 नंबर आपके काव्य में मिल जाएंगे। ठीक, अब लिखा है छठा क्वेश्चन क्या होता है, ये खंड काव्य के आधार पे होता है और खंड गद्य के। ठीक, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, आपको छोटी शॉर्ट स्टोरी के टाइप में दी जाती है, और इसके जो आपके उद्देश्य, यानी इस कहानी को लिखने का जो लेखक है उसका उद्देश्य क्या रहा, मतलब क्यों लिखा उसने, इस बात को समझिए क्यों लिखा, और जो आपको समझ में आ रहा हो वहां पे जो भी कहानी दी गई हो, या आप जो भी बुक से पढ़ेंगे, बुकी से आता है पेपर, तो आप वहां पे जो है जो आपको उद्देश्य समझ में आ रहा हो वो आप वहां पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, और ये आपका कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, मतलब फ्री के नंबर बट रहे हैं, बस ले लो, मतलब बच्चों का खेल है कि भैया बस खाली उद्देश्य लिख दो, आधे पन्ने में, एक पन्ने में, हाँ वो भी आपको चॉइस दे रहे हैं, दो चीजें, मतलब बहादुर लिखो, अगर वो ना आता हो अथवा है यानी और वो ना आता हो तो आप ध्रुव यात्रा भी लिख सकते हैं। ठीक, ये भी ना आता हो, मतलब क्या बताएं, एकदम बच्चों का खेल, ये भी ना आता हो, ये दोनों भी ना आते हैं, फिर भी पंचलाइन लिख लीजिए, या अथवा बहादुर का सारांश लिख दीजिए। अब सारांश लिख दो, मतलब कि इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, क्या सीख मिल रही है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी कि सारांश क्या है कहानी का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, एकदम क्लियर है। 6 क्वेश्चन, कोई डाउट? नो डाउट, ओके। 7th क्वेश्चन, मैंने आपको बताया, फिर से कह रहा हूँ 14 क्वेश्चन आने, अभी हम लोग 7 पे पहुंचे, अभी सारी एक्सप्लेन करूंगा कि 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन क्या होगा, मैंने आपको बताया ना, 2 भाग होते, तो एक गद्य का था, यानी कि ये साहित्य का था, अब ये काव्य के लिए देख लेते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक ही प्रश्न का देना है, या तो आप इसका दीजिए या तो इसका दीजिए, ऐसे इसमें करना है। रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का क्षेत्र चित्रण, भैया कर्ण का क्षेत्र चित्रण करना है, कितने नंबर मिल जाएंगे, फ्री के 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर वो भी ना आता हो तो अथवा है कि रश्मि रथी खंडकाव्य के कथानक के संक्षेप पर प्रकाश डालिए, यानी कहानी में क्या बताया गया उसको आपको प्रकाश डालना। और ये सब कब होगा, ये सब जब आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ भी लेंगे ना तो आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा कहानी आपको रीड करना है, बस इसको पढ़ना है एक बार, जैसे 2-3 बार पढ़ लेंगे एज ए स्टोरी, एज ए कहानी के तौर पे, तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको रटने वाली चीज नहीं है, ना इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगता। ठीक, अगला देख लेते हैं, अगर ये भी ना आता, मतलब बहुत सारी चॉइस दी, मैं तो कहता हूँ चॉइस देने की जरूरत ही क्या है, लेकिन फिर भी आलोक व्रत खंडकाव्य के कथानक पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, यानी आलोक व्रत आप कर दीजिए, अगर आपको रश्मि रथ की नहीं आता तो आप आलोक व्रत कर दीजिए। ठीक है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ चॉइस दे रहे हैं, फिर भी बंदे नहीं कर पाओ तो बेकार, पर संक्षेप में प्रकाश डालो, और इस बार तो खोज भी घट गया। ठीक, उसके बाद अथवा आलोक व्रत खंडकाव्य के कथानक गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए। अब यहाँ पे देखिए अब क्या था, रश्मि रथी में कर्ण का पूछा था चरित्र चित्रण, और यहाँ पे गांधी जी का पूछा। अब गांधी जी का चरित्र चित्रण तो सबको आता है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक, सारी चीजें कि उन्होंने पढ़ाई कौन कौन सी की थी, कौन कौन से आंदोलन में, थोड़ा बहुत सा लिख दोगे ना तो आराम से, मतलब मिल जाएंगे आपको 5 नंबर आधे एक पन्ने के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी हमारे 7 क्वेश्चन क्लियर हो गए, और अभी पूरा चार्ट भी बना दूंगा कि क्या क्या आना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने आपको खंड का बता दिया जिसमें 7 क्वेश्चन होते हैं। आप खंड खा की बात कर लेते हैं, खंड खा में भी आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 8 से लेकर 14 तक होंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ, बात को समझिए, संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, और ये हमारा कितने नंबर का होगा भैया, 2+5 यानी 7 नंबर का होगा। 2 नंबर का हमारा संदर्भ होगा, और 5 नंबर की उसके जो व्याख्या होगी, जो हिंदी में अनुवाद होगा, वो हमारा 5 नंबर का होगा। टोटल 7 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। और संदर्भ कैसे लिखते हैं कि निम्नलिखित जो गद्यांश है या पद्यांश है या संस्कृत खंड है हमारी इस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता ये है, या इस बुक से लिया गया, ऐसे तो बचपन से सिखाया जा रहा है आपको। ठीक, तो पहला जो हमको दिया गया है गद्यांश, भारतीय संस्कृति डैश 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 राष्ट्र शिक्षा राष्ट्रीय, इसका आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। जिस पाठ से लिया गया मैंने आपको बताया भी कि पाठ और लेखक का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, तो उसमें से आप देख लीजिए किस पाठ का है, उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक, उसको संदर्भ बोल देंगे आप लोग, संदर्भ लिखना तो आता होगा,
फिर इसकी व्याख्या जिसको बोलते हैं, या संस्कृत की बात कर रहे हैं तो जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, संस्कृत से उसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन आप समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर जैसे ये नहीं आता मान लिया आपको, तो आप याद में आपको चॉइस भी मिल रही, हर चीज में चॉइस मिल रही। तो यथेव पकरणवताम डैश 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 अमृत साधनम डैश 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 अमृत साधनम। ठीक, तो ये आपको गद्यांश दिया गया, इसमें भी आप देख लीजिए, ये आपको बताओ, आप इसका संदर्भ कर दीजिए और आप इसकी व्याख्या कर दीजिए, यानी इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 7 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? देखिए 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, फ्री के नंबर 2 नंबर आपके संदर्भ के, जैसे मान लिया आपको व्याख्या नहीं आती, हिंदी में अनुवाद नहीं आता, तो आप संदर्भ भी कर दीजिए, तो उससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, और अगर आप वो करेंगे तो 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद के मिल जाएंगे। ठीक, अब खंड खा की बात कर लेते हैं। खंड खा में देखिए 8वें क्वेश्चन की अभी बात चल रही है कि का जो प्रश्न दिया गया उसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। उसी का पार्ट खा है, उसमें आपको 2, मैंने बताया ना कि उसमें 2 आपको क्या दिया जाएगा? श्लोक दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको एक का मतलब व्याख्या करनी है, यानी संदर्भ लिखना है और उसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर वही है कि आपको 2 दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करना है, उसका एक संदर्भ करना और एक की हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके लिए भी आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल जो 8वां क्वेश्चन होगा वो आपका कितने नंबर का होगा? 7 यानी 14 नंबर का होगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब बचपन से पढ़ रहे हो, कक्षा 4 या 3 से मिलेगा कि मुहावरे लिखो, उनका अर्थ लिखो और या लोकोक्तियां लिखो और उनका वाक्य प्रयोग करिए। जैसे कि आंखों का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। ठीक, और जैसे मान लीजिए मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, या 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा भाग जाना। जैसे चोर जो है पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही 9 2 11 हो गए, इसी प्रकार से आप बना लेंगे। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रटने वाली चीज है नहीं। और इसके लिए आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? एक का आपको एक वाक्य प्रयोग का नंबर मिलेगा एक, और एक किसका मिलेगा? उसका अर्थ लिखने का। जैसे आपको अर्थ ही आता, वाक्य प्रयोग नहीं कर पा रहे, तब भी उसको आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, यानी स्टेप मार्किंग इसी को बोलते हैं। ठीक, 9th क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, तो ये आपका हो जाएगा, तो 2 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे ग्रामर पोर्शन से। ठीक, फिर है 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा फंसने वाला है, इसको मैं विस्तार से समझा देता हूँ कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कोई आपको शब्द दिया जाएगा, संधि विच्छेद करना आपने क्लास 7th या 8th में मेरे ख्याल से सीख लिया होगा, तो उसमें संधि की जाती है, जैसे हिम प्लस आले हिमालय। ठीक, तो उसका जो सही संधि विच्छेद होगा आपको वो बताना है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे दिया गया महर्षि का संधि विच्छेद है, क्या महर्षि? महा प्लस ऋषि या महर्षि महर्षि, तो इसमें कौन जो भी सही होगा वो आपको कर देंगे। तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? इसमें 4 नंबर, 1 नंबर का 1 है। और इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? इसमें 3 पार्ट टोटल है, यानी आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 3 नंबर मिल जाएंगे। किस क्वेश्चन में? 10th क्वेश्चन में, और ये का पार्ट है 10th। अब 10th का खा पार्ट देख, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। विभक्ति और वचन आपको बताने हैं। ठीक, और इसमें जैसे मान लीजिए आत्मन्य लिखा है। ठीक है, तो मैं विभक्ति और वचन बताइए आप। तो विभक्ति और वचन आपको बताया ही जाता है, जैसे कि आपकी कॉपी में जो ग्रामर पोर्शन होगा उसमें दिए होते हैं। ठीक है, तो आप उसको लर्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 7-8 होते हैं, उसमें भी ट्रिक्स होती है, वो सब आपको बताए जाएंगे हमारे चैनल पे। फिलहाल हम लोग मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं, तो तुम वो देख लेते हैं। तो इसमें जो भी विभक्ति और जो भी वचन लग रहा हो, जैसे मान लीजिए सप्तमी विभक्ति लग रही हो और वचन द्विवचन लग रहा हो, तो आप इसको लिख देंगे और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपके कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे, यानी कि टोटल आपके 2 मार्क्स हो गए। तो 10th क्वेश्चन टोटल हमारा कितने मार्क्स का आ गया भैया? 5 मार्क्स का आ गया। ठीक, 9th क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ गया? हमारा आ गया 2 मार्क्स का आ गया। ठीक, और हमारा 8th क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ गया? सब 14 मार्क्स का आ गया। इतनी बात समझ में आई? सब क्लियर है? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, यानी कि 4 क्वेश्चन हमारे बचे। उसके बाद हमारा जो पूर्णांक है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिया। अब 11, 12, 13 और 14, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि आपको 14 क्वेश्चन टोटल करके आने, छोड़ना कुछ नहीं है।
और एकदम जो ना आता उसको भी आपको करना है। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी आपको शब्द दिए जाएंगे, उसको आपको जो उसका सही अर्थ हो वो आपको बस पकड़ लेना, उसको उठा के पटक देना आंसर के लिए। ठीक, पुरुष परुष, अब पुरुष और परुष का जो भी अर्थ होता है, जैसे नर और नारी, आदमी और फरसा, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, पुरुष और पैसा, ठीक है, आदमी और कठोर। ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसी टाइप के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे परिपात और प्रपात, इसमें क्या 4 ऑप्शन है, दुख और पराक्रम, ठीक है, गर्मी और शक्ति, ठीक है, ताप और तप और तप्त और धारा, ठीक है, ये भी 1 नंबर का, यानी टोटल जो 11 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसका जो का पार्ट होगा वो आपका 2 नंबर का आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि आपको 2 शब्द दिए जाएंगे, उसमें से आपको उसका अर्थ बताना। जैसे पुरुष और परुष का क्या होगा, पुरुष माने क्या होता है, नर होता है, और परुष माने क्या, नारी होता है, तो नर और नारी, यानी इसका का वाला पार्ट सही है। ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अब बात को समझिए, जैसे मान लीजिए अमरूद, पर्यायवाची टाइप का है इसमें, जैसे अमरूद का जो होता है, शिखा का जो होता है, कनक का जैसे धतूरा, और कनक को सोना भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं धतूरा अगर लिख दूं, ठीक है, एक अर्थ हो गया हमारा, ठीक है, और सोना लिख दूं, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, किसी कोई दिक्कत, बचपन से पढ़ो। तो ये हमारा 1 नंबर इसका मिलेगा और 1 नंबर इसका मिलेगा, तो 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 1 + 1 का ये हो जाएगा, यानी कि टोटल जो 11वां नंबर का क्वेश्चन होगा वो हमारा कितने नंबर का होगा भैया, 14 नंबर का होगा। इसमें आपको इसका अर्थ बताना है, और इसमें जो है इसके पर्यायवाची टाइप के इसके 2 अर्थ लिखने हैं, उसमें आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको चूज करना है कि कौन सा सही। ठीक, खैर, उसके बाद गा बात कर लेते हैं, अभी का ही 11वां ही क्वेश्चन चल रहा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, यानी कि अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा इसको बदल दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो जैसे थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, इसको जो कहते हो एक शब्द में अक्षय, क्षणभंग, दुर्धर्म में अक्षय, तो भैया इसमें होगा क्षणभंग, यानी एक क्षण में इसका भंग हो जाएगा, यानी इसका विनाश हो जाएगा। ठीक, जो अपने आचरण से पवित्र हो, उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे शुचिकर्मा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। 4 ऑप्शन, उसमें आपको एक करना है, यानी 1-1 नंबर के हैं ये, तो आपको 2 नंबर मतलब गा पार्ट से मिल जाएंगे। अब घा की बात, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। जैसे मान लो इसमें थोड़ा सा गलत होगा, उसको आपको करेक्ट लिखना होगा। ठीक, इसमें कोई ट्रिक तो लगती नहीं है, इसमें बस आपको ऐसे जैसे आप लैंग्वेज में बोलते हैं वैसे ही आपको बता। जैसे मान लीजिए लिखा पढ़ा लिखा होने पर वह समझदार नहीं है, लिखा है पढ़ा लिखा होने पर वह समझदार नहीं, तो इसको आप कैसे एक्यूरेट करेंगे, जैसे आप इसको एक्यूरेट कैसे करेंगे, वह पढ़ा लिखा होने पर भी समझदार नहीं, इसको आप ऐसे एक्यूरेट कर लेंगे। ठीक है, उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसे भी या हो या इस टाइप से। ठीक, तो ये आप कर लेंगे। इसमें आपको 4 पार्ट दिए जाएंगे, बा, सा और दा, यानी कि आपको टोटल 4 करने, और सब ये आपके 1-1 नंबर के होंगे। ठीक, उसमें से आपको 2 करने हैं, क्योंकि इसमें बोल रहे ना किसी 2 वाक्य, 4 दिए होंगे, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 करने, और आपको प्रति जो आप करेंगे उसका 1-1 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल 2 नंबर। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी, यानी घा जो हमारा पार्ट होगा वो 2 नंबर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी 11 में टोटल का, खा, गा और घा, यानी 4 पार्ट है। जो का पार्ट है वो हमारा टोटल 2 नंबर का है, खा पार्ट हमारा 2 नंबर का है, गा पार्ट हमारा 2 नंबर का है, और घा पार्ट भी हमारा 2 नंबर का है, यानी कि हमारा टोटल 11 नंबर क्वेश्चन जो होगा उससे हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, 8 नंबर मिल जाएंगे, और सब पढ़ा लिखा ही है, इसमें कोई भी मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहता है। इसमें आपको वीर अथवा करुण रस की परिभाषा, ये सब बचपन से पढ़ रहे हो, सब ये 9th 10th 11th फर्स्ट ईयर सब पढ़ा गया। ठीक है, वीर अथवा करुण रस, तो वीर रस में क्या होता है, जिसमें वीरता का भाव हो, करुण रस में क्या होता है, जिसमें दुख का भाव हो, उसके आपको उसकी परिभाषा लिखनी है, उसका उदाहरण लिखना है। परिभाषा अगर आपको आती हो, आप परिभाषा लिखिए, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, और जब उसका आप उदाहरण भी अगर लिख देंगे तो उसका भी 1 नंबर मिलेगा, यानी टोटल 2 नंबर मिलेंगे आपको परिभाषा और उदाहरण के मिलाकर। ऐसे ही आपको अनुप्रास तथा श्लेष अलंकार का लक्षण, उसके लक्षण लिखने, यानी उसकी पहचान बतानी है, और उसका उदाहरण लिखना है। इतनी बात समझ में आई, यानी भैया रस पढ़ लेना, अलंकार पढ़ लेना। अब देखो कुंडली अथवा सोरठा छंद का आपको लक्षण और उसका उदाहरण लिखना है, यानी कुंडली और सोरठा में से एक पढ़ लेना,
मेरे ख्याल से अगर आप मेरी माने तो आप सोरठा पढ़े, क्योंकि ये आप पहले से उसको जानते हैं। किसी नई चीज को जानना काफी बेहद तकलीफ देता है, और अगर आप उसको जानते हो तो आप कंफर्टेबल रहते हैं उसके साथ, यानी आपको उसके बारे में कुछ पता है कि ये बंदा कैसा हो। तो सोरठा पढ़े तो बेहतर रहता है, दोहे की तरह ही होता है। तो सोरठा पढ़े तो बेहतर रहेगा, इसको पहचान, इसके लक्षण पहचान लें और इसका एक उदाहरण याद करें, ठीक है। वो आपको हर जगह काम देगा। इतनी बात समझ में आई? कुंडलियां, या आप कुंडलियां भी पढ़ सकते हैं, अथवा सोरठा छंद का एक उदाहरण लिखना, उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके लक्षण लिखना। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन जो आएगा, 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको पत्र लिखने होंगे, 2 पत्र लिखने होंगे। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बट आपको पत्र लिखना आना चाहिए। फॉर्मेट वही होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल उसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है जैसे कि घर में जिनको पत्र लिखा जाता है, और एक होता है सरकारी। तो आपको 2 पत्र लिखने हैं, वो आपको चॉइस में दिया जाएगा। आप चाहे जैसे मान लीजिए एक आ गया कि आपके घर में बहुत गंदगी है, तो नगर निगम को लिखना है। आपके आसपास काफी गंदगी हो रखी है, ठीक है, आपके इलाके में, तो आपको उसके लिए लिखना है। या जल भरा हो गया उसके लिए लिखना, और एक आपको अपने पिताजी को लिखना है पैसे के लिए, या अपने जो है उसको बोलते हैं कि अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में आपको लिखना है कि छुट्टी के लिए, लीव के लिए आपको जिसको बोलते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आएगी। और आपको उसके 6 नंबर मिल रहे हैं, मतलब छोटे से पत्र के आपको इतना बड़ा अगर पेज होगा तो मेरे ख्याल से एक ही पेज में आराम से आ जाएगा, तो उसके आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं एकदम फ्री के नंबर बढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड में। निबंध आएगा फिर आपका 14वां क्वेश्चन निबंध होगा, और सबसे लास्ट क्वेश्चन। और इसमें बेटा घसीट के लिखना, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, सब हो चुका होगा। और जब तक एग्जामिनर कॉपी मांग न ले तब तक लिखते ही रहना, लिखते ही रहना, क्योंकि ये तो फिर घर की खेती हो जाएगी। ठीक, तो निबंध भैया 9 नंबर का है। कम से कम आपको इसमें, कम से कम आपको 3 से 4 पेज तो भर के ही आने, और टॉपिक वाइज लिखना। और मेरी मानी तो आप सब हेडिंग लिखिए, मतलब कि हेडिंग वाइज लिखिए। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने ऑप्शन दिए जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए पर्यावरण पे आ गया, या भ्रष्टाचार पे आ गया, ठीक है, या एजुकेशन के ऊपर आ गया, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आ गया, ठीक है, या कह सकते हैं आतंकवाद के ऊपर आ गया। तो आप टॉपिक वाइज लिखें, जैसे कि आतंकवाद क्या होता है, ठीक है, और बढ़ते युग में आतंकवाद के कारण जो हमें जो ख्यातियां हो रही हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, और आतंकवाद को खत्म कैसे करें, मतलब पूरा एक आपको उसको निष्कर्ष देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और तो ये हमारा मॉडल पेपर हो गया 2022 का, और ये हमारा पूर्णांक कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट। ये तो ये भी बताना पड़ेगा क्या भैया, 10th में पेपर दिए नहीं क्या? 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, ठीक है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो ना पसंद आए तो आप कमेंट करें, हम लोग आपके लिए दूसरा बना देंगे। और जहाँ पे कोई भी तकलीफ आपको हो रही है तो आप प्लीज कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जो वर्ष के बीते हुए पेपर हैं, जैसे मान लीजिए 2019 के, 2020 के, वो हम सॉल्व करवाएं आपको, यानी यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करवाएं, अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके लिखें। तो आपके कहने से जो बीते हुए सन के सेट है वो हम सॉल्व भी करवा सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग माय वीडियो, एंड नेवर गिव अप एकेडमी आपका स्वागत करती है हमेशा से। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारी यूजफुल वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।